एमएससी फाइनल फिजिक्स में माइक्रोवेव मेजरमेंट्स के इस सेक्शन में मैं आपको आज माइक्रोवेव पावर मैनेजमेंट पावर के मेजरमेंट में पावर मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो पावर मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी माइक्रोवेव के मेजरमेंट करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले पावर ही मेजर, चाहे हम उसका स्टैंड जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मेजरमेंट करें या लॉस का मेजरमेंट करें या स्टैंडिंग वेव रेशियो का मेजरमेंट करें, कुछ भी करें तो हम क्या करते हैं जनरली इस स्लोटेड सेक्शन में प्रोब को चला करके पावर मेजरमेंट की जाती है। तो पावर मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि और सारे मेजरमेंट है वो पावर के थ्रू ही मेजर किए जाते हैं। अदर मेजरमेंट्स चाहे वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो, चाहे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पावर स्टैंडिंग वेव रेशियो हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे स्लोटेड सेक्शन के सभी मेजरमेंट है वो उन सब में क्या होती है, बेसिकली पावर को मेजर किया जाता है। फिर पावर के थ्रू हम उनके अलग कैलकुलेशन करके अदर मेजरमेंट्स निकालते हैं। तो पावर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पावर क्या होती है, देखिए पावर हम जनरली जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें मैकेनिज्म में उसमें क्या होती है, वोल्टेज और करंट होती है। एक पावर मतलब वोल्टेज और करंट या जूल पर सेकंड, जितनी पावर एक सेकंड में एनर्जी या एनर्जी पर सेकंड या जूल पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, कोई रेजिस्टेंस है जैसे वो एक सेकंड में जितनी एनर्जी को डिसिपेट कर देगा वो उसकी पावर हुई। तो वो पावर होती है जूल पर सेकंड या वर्क डन मैकेनिक्स में होता है पर सेकंड। तो माइक्रोवेव में क्या है, वोल्टेज करंट तो होती नहीं है, तो यहाँ पावर माइक्रोवेव में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है उतनी उतनी की पावर होती है। तो पावर मेजरमेंट में क्या होता है, जो सोर्स होता है उस जो माइक्रोवेव जनरेट करता है या लोड है वो माइक्रोवेव को डिसिपेट करता है, उनके पावर लेवल डिफरेंट होते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट के होते हैं। तो जनरली 3 लेवल होते हैं पावर मेजरमेंट के हैं। तो मेजरमेंट टेक्निक्स डिवाइड इन 3 कैटेगरी। तो मेजरमेंट्स कैटेगरी ऑफ पावर डिवाइड इन 3 कैटेगरी। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है 3 कैटेगरी में। एक लो पावर टेक्निक होती है, एक तो लो पावर मेजरमेंट टेक्निक, दूसरी मीडियम पावर मेजरमेंट टेक्निक, और तीसरा जो लेवल है हाई पावर मेजरमेंट। तो लो पावर मेजरमेंट यानी कि पावर लेवल लो है। देखिए अलग अलग पावर यूज के हिसाब से जो सोर्स होते हैं वो अलग अलग पावर का लेवल यूज करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल हम करते हैं लैब में, तो जो सोर्सेज जो होती हैं जैसे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन वगैरह है, तो ये गन डायोड है, ये लो पावर वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो लो पावर के अंदर जनरली क्या होता है, 0.01 मिलीवाट से लेकर के और 10 मिलीवाट, ये लेवल लो पावर का होता है, वो लो पावर हम कहते हैं। तो जनरली ये क्या है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन और इस तरह के जो होते हैं ना,
वो सब रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, गन डायोड, ये सब लो पावर के सोर्स होते हैं। और मीडियम पावर टेक्निक्स में इसमें क्या होता है, मैग्नेट्रॉन वगैरह जो होते हैं, माइक्रोवेव कुकर वगैरह, वो जो वो होते हैं, ओवन होता है, ये सब मीडियम पावर टेक्निक्स में प्रोड्यूस करते हैं 10 मिलीवाट से और 1 वाट। माइक्रो ओवन इससे ज्यादा करता है। खैर, तो ये मीडियम पावर टेक्निक्स होती है। हाई पावर टेक्निक्स में ये अ, जैसे वारफेयर टेक्निक्स, रेडार है, या फाइटर प्लेन्स वगैरह में जो माइक्रोवेव जनरेट होती हैं और जो कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव, ये हाई पावर टेक्निक्स होती हैं। ये किलोवाट तक में होती हैं। ये 10 वाट या अप टू किलोवाट टेक ऑर्डर होता है इनका हाई पावर टेक्निक्स में। खैर, हम लो पावर टेक्निक्स बताएंगे अब, मेजरमेंट ऑफ लो पावर माइक्रोवेव। तो लो पावर माइक्रोवेव, तो ये लो पावर को कैसे, किस तरह से मेजर किया जाता है, ये बताते हैं हम आपको। तो ये जो डिवाइस इसमें काम आते हैं लो पावर टेक्निक्स में, वो बोलोमीटर टेक्निक्स काम आ जाती है। जनरली क्या होती है, डिवाइस यूज बोलोमीटर और थर्मोकपल भी कह सकते हैं, ये डिवाइस यूज होती है। थर्मोकपल्स तो आप जानते हैं, दो मेटल के वायर होते हैं। छोटी क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होता है, एक जंक्शन बना देते हैं हम उसका। हम्म, और फिर हम उसके एक जंक्शन पे माइक्रोवेव को से इंसिडेंट होती है, तो एक जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, माइक्रोवेव ऑब्जर्व करता है मान लीजिए, तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें एक थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और एक करंट फ्लो होती है। तो जो करंट फ्लो होती है वो डिपेंड करती है कितनी पावर माइक्रोवेव एब्जॉर्ब की। तो ये तो वही तरीका है। बोलोमीटर जो होते हैं, तो बोलोमीटर भी क्या होते हैं, वही इन पे भी जब माइक्रोवेव पावर इंसिडेंट होती है, तो बोलोमीटर के पे जो माइक्रोवेव पावर इंसिडेंट होती है, तो इसका भी टेम्परेचर वेरी होता है। तो माइक्रोवेव इंसिडेंट और एब्जॉर्ब्ड बाय बोलोमीटर और बोलोमीटर, तो क्या होता है उससे, टेम्परेचर चेंज। इस टेम्परेचर चेंज, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर तो पावर है ना, तो पावर है, एनर्जी है, एनर्जी जब उस पे एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो उस टेम्परेचर चेंज से उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस ऑफ द बोलोमीटर चेंज। रेजिस्टेंस ऑफ बोलोमीटर चेंज। तो बोलोमीटर क्या होते हैं, एक तरह से दो तरह के बोलोमीटर होते हैं। देखिए, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस या रेजिस्टेंस जो वेरीज होती है उसके टेम्परेचर के साथ। तो पहला तो मैं दो तरह के बोलोमीटर में, इसका नाम है बैरेटर, और दूसरा तरह का नाम है थर्मिस्टर। दोनों में क्या होता है कि ऐसा कंपोनेंट होता है, उसपे माइक्रोवेव पावर आती है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज। माइक्रोवेव पावर आती है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है और टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होता है। माइक्रोवेव पावर क्या करती है, रेजिस्टेंस चेंज करती है या टेम्परेचर चेंज करती है, और कॉन्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अ, अगर टेम्परेचर
या इससे माइक्रोवेव का इंसिडेंट से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वो कहलाता है बैरेटर। तो बैरेटर में क्या होता है, मान लीजिए टेम्परेचर इधर बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपल, जैसे मेटल है, मेटल पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो वो प्लेटिनम टाइप की मेटल है वो बैरेटर का काम ये कर सकते हैं ये। हम्म। थर्मोकपल उसमें क्या होता है, थर्मोकपल में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये तो हो गया बैरेटर, तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये थर्मोकपल हो गया। थर्मोकपल नहीं, थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर आप सिंपली सोच सकते हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट ज्यादा फ्लो होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये सेमीकंडक्टर की तरह होते हैं। ये कैसे होते हैं, और ये मेटल टाइप के होते हैं। तो इस तरह इनका टेम्परेचर चेंज हुआ तो उससे इनका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो गया। तो अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक कंपोनेंट होता है। ये वोलोमीटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक कंपोनेंट होता है। तो उससे क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम्म। तो वोलोमीटर इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो उससे क्या होगा, आर ऑफ वोलोमीटर चेंज, तो कॉन्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस चेंज, तो सर्किट की करंट चेंज या तो चेंज इन द सर्किट पैरामीटर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है जनरली क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ये क्या होता है, ब्रिज होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये ब्रिज, ब्रिज आपने पढ़े होंगे ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, इस तरह के सब व्हीट स्टोन ब्रिज में उस पे काम करते हैं, तो ये समझ लीजिए वही है ये। हम्म। बैलेंस ब्रिज, व्हीट स्टोन टाइप। तो क्या होगा, माइक्रोवेव पावर के आने से उसका वो चेंज होगा, तो उस बैलेंस ब्रिज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, बोलोमीटर जो होता है एक वेवगाइड के अंदर रखा जाता है। देखिए माइक्रो ये वेवगाइड मेजरमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ से सोर्स हुआ, ये माइक्रोवेव एंटर हुई यहाँ से। अब इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोलोमीटर लगा देते हैं जहाँ हमको पावर मेजर करनी है यहाँ पर। हम्म। तो बोलोमीटर, तो इसको उसमें करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, माई बोलोमीटर इज माउंटेड इनसाइड ए वेवगाइड, where bolometer itself is used as a load। तो bolometer is kept in या mounted inside a waveguide, और bolometer itself used as load। तो ये लोड की तरह काम होगा, इस पे पावर आएगी तो इस पे पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना रेजिस्टेंस चेंज कर देगा। हम्म। तो अब जब इसका रेजिस्टेंस है ये चेंज होता है, रेजिस्टेंस इसका चेंज होता है,
हम्म तो नाउ लो पावर माइक्रोवेव विच इज यूज टू मेजर्ड, जिसको यूज करना है, इज अप्लाइड। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लो पावर ऑफ माइक्रोवेव, जिसको मेजर करना है, विच इज मेजर, विच हैज टू मेजर, विच हैज टू बी मेजर्ड, वो अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड इन वेवगाइड। बोलोमीटर एब्जॉर्ब द माइक्रोवेव एंड रेज इन द टेम्परेचर। तो बोलोमीटर इज ए पार्ट ऑफ ए ब्रिज। क्या होता है, बोलोमीटर इज ए पार्ट ऑफ ए ब्रिज। तो उसका रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है कि इफ R1 is the resistance of bolometer before microwave incident absorption, या ब्रिज इज व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। और जब उसने माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब कर लिया तो रेजिस्टेंस R2 चेंज रेजिस्टेंस। तो चेंज इन द रेजिस्टेंस कितना हो गया, चेंज रेजिस्टेंस आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो R2 माइनस R1, चलो मान लो हम कहते हैं बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ भी जा सकता है या घट भी सकता है, जो ये क्या हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब माइक्रोवेव पावर। तो हम क्या करते हैं, दो पोजीशन में इनका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसका डिफरेंस होता है वो एब्जॉर्ब माइक्रोवेव पावर, इस तरह मेजर करते हैं। लेकिन ये इस तरह इतना इजी नहीं होता रेजिस्टेंस निकालना। इसके लिए क्या करते हैं, माइक्रोवेव जो हम होता है उसको, बोलोमीटर को एक आर्म में रखते हैं। बोलोमीटर इज प्लेस्ड एट ए आर्म ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। अब वो ब्रिज क्या होता है, देखिए अब मैं इसको, चलो इसका फिगर बना देता हूं मैं। अ, ये मान लीजिए ये बोलोमीटर है, दिस इज द बोलोमीटर। ये उसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से माइक्रोवेव आती है, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है माइक्रोवेव के आने पाने से। और ये ब्रिज का पार्ट है, तो ये ब्रिज में आप जानते हैं चार रेजिस्टेंस होते हैं ना, चार रेजिस्टेंस बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप में। तो ये R1, इसको मैं R2 लिखता हूँ, और ये R3, और ये R4 मान लीजिए हमारा बोलोमीटर है ये। और इन दोनों आर्म के बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है G। और ये दो इस तरह से सर्किट होता है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाते हैं हम। ये रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल R5 रेजिस्टेंस। और ये दो रेजिस्टेंस, ये R6 और R7, यहाँ से R6 और ये R7, ये बैलेंस रेजिस्टेंस होते हैं। और ये इसको इसके करंट फ्लो होने के करंट की वैल्यू, और ये बैटरी डीसी, ये डीसी पावर सप्लाई, ये वेरिएबल होती है। तो ये बैलेंस ब्रिज होता है ये। तो अब आप देखिए
कि पहली तो एक से हम देखिए दो तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे माइक्रोवेव पावर आई, ये ब्रिज अनबैलेंस हो गया। पहले तो माइक्रोवेव पावर जब नहीं थी, जब ये माइक्रोवेव पावर नहीं आ रही थी, तो ब्रिज क्या था, ब्रिज बैलेंस था। ये गैल्वेनोमीटर में कोई बैलेंस नहीं था। और जैसे माइक्रोवेव पावर आई, तो ये ब्रिज क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो इसमें जी में डिफ्लेक्शन आ गया। तो जी में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो डायरेक्ट कैलिब्रेटेड होता है। डिफ्लेक्शन इज रिलेटेड टू माइक्रोवेव पावर। कैलिब्रेटेड होता है जी का स्केल, कि एक मान लो एक सेक्शन घूमा, एक पार्ट घूमा तो एक जूल पर सेकंड की जो पावर है, या दो पार्ट घुमा तो 2 जूल पर सेकंड की पावर आई है। तो वो उसका डिवीजन काउंट करके सीधा, एक तो डायरेक्ट इस तरह से मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है देखिए, कि ब्रिज बैलेंस होता है। ब्रिज बैलेंस कैसे किया जाता है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिकल पावर हम मान लीजिए E1 वोल्ट दिया हमने, E1 वोल्ट शुरू में था, तो ब्रिज बैलेंस था। अब इसके बाद माइक्रोवेव पावर आ गई, तो ब्रिज अनबैलेंस हो गया। तो अब क्या हो गया, इसकी हमने वेरिएबल वोल्टेज चेंज की और फिर बैलेंस कर दिया। तो दूसरी पोजीशन में E1 इज द वोल्टेज, पहली पोजीशन में क्या है, E1 इज वोल्टेज ऑफ डीसी बैटरी बिफोर माइक्रोवेव इंसिडेंट, या इनिशियली बैलेंस पोजीशन। और E2 क्या हुआ, माइक्रोवेव पावर आई, उसने बैलेंस किया और फिर हमने उसको दोबारा बैलेंस किया है। वैल्यू वोल्टेज ऑफ डीसी बैटरी बैलेंस अगेन आफ्टर अनबैलेंसिंग ड्यू टू इंसिडेंट माइक्रोवेव पावर। तो दो पोजीशन हो गई, E1 और E2। तो ये बैटरी का जो पोजीशन है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइक्रो प्रोपोर्शनल टू माइक्रोवेव पावर। तो इस तरह से हम दोनों के वोल्टेज के डिफरेंस से ये निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट टेक्निक के लो पावर मेजरमेंट। अब मैं आपको, चलो मैं कल बताऊंगा मीडियम पावर और हाई पावर मेजरमेंट टेक्निक। थैंक यू, ओके।